नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी के इस प्रथम वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का लाइपोप्रोटीन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो लाइपोप्रोटीन मॉडल है, इसको सैंडविच मॉडल भी बोला जाता है या इसको ट्राइलेमिलर मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल का जो प्रतिपादन किया था डेनियली और डेवसन ने किया था 1935 में। लाइपोप्रोटीन मॉडल, सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिलर मॉडल जो है इसका प्रतिपादन डेनियली और डेवसन ने 1935 में किया था। और ये जो मॉडल है ये कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो 3 स्तरों की बनी हुई होती है। इसमें प्रोटीन के 2 स्तर के बीच में लिपिड का एक द्विआण्विक स्तर है, वो सैंडविच के समान होता है। और जो प्रोटीन की जो 2 लेयर होती है उसमें प्रत्येक की मोटाई 20 एंगस्ट्रम होती है और फास्फोलिपिड का जो लेयर होती है उसकी मोटाई होती है वो 35 एंगस्ट्रम होती है। तो इस प्रकार से जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है इसकी कुल जो मोटाई आती है वो 75 एंगस्ट्रम होती है। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का इकाई कला मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया था ये रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में। किसने दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो रॉबर्टसन ने दिया था 1959 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड या तरल मोजेक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल भी बोल देते हैं इसको, हिंदी में तरल मोजेक मॉडल बोलते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इस मॉडल का प्रतिपादन सिंगर और निकोलसन ने 1972 में किया था। किसने किया था? सिंगर और निकोलसन ने। और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, इसकी संरचना को समझाने के लिए सबसे नवीनतम और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो मॉडल है वो फ्लूइड मोजेक मॉडल है। तो ये कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित 3 मॉडल हैं। लाइपोप्रोटीन मॉडल डैनियली और डेवसन ने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था और तरल मोजेक मॉडल या फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है ये सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने देखा था? तो ये के.आर. पोर्टर और क्लाडे थे जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया। कोशिका झिल्ली के घटकों का नाम बताइए कि कोशिका झिल्ली है वो किन किन चीज से मिलकर के बनी हुई होती है। तो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन होती है और प्रोटीन में भी मुख्य रूप से क्या होता है, आर्जिनिन और लाइसिन जो एमिनो अम्ल है उनकी अधिकता होती है। लिपिड होती है, लिपिड में फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड ये कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट। इसकी ज्यादा मात्रा नहीं होती, 1 से 2% मात्रा इसकी पाई जाती है। मुख्य रूप से जो होती है इसमें प्रोटीन होती है। वैसे अलग अलग जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, लेकिन सामान्यतः प्रोटीन की मात्रा लगभग 60% होती है और लगभग 39% के आसपास लिपिड की मात्रा होती है। 1 से 2% मात्रा है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोनोप्लास्ट क्या है? तो टोनोप्लास्ट रिक्तिका को घेरने वाली सजीव झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी जो वैक्यूल जो होती है उसको घेरने वाली जो झिल्ली होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। और इसके अंदर भरे हुए जो द्रव है उसको कोशिका रस या सेल सेप कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर किसे कहते हैं? यह किन जीवों में पाया जाता है? तो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर क्या है और ये कौन से जीवों के अंदर ये मिलता है?
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उसमें केंद्रक जो होता है वो अस्पष्ट होता है, और अस्पष्ट में क्या होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली है वो एब्सेंट होती है, और उनके अंदर जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन है उसका अभाव पाया जाता है, जिससे डीएनए है वो नग्न होता है। तो इस प्रकार का जो केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या प्रोकैरियोन कहते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं इसका एग्जाम्पल है, जिसमें जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, उसमें इस तरीके का केंद्रक है वो पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो केंद्रक है वो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहलाता है, जिसमें केंद्रक जो होता है वो अस्पष्ट होता है। और क्या स्पष्ट होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है उसका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के घटकों के नाम बताइए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो उसमें सिस्टर्नी होती है, पुटिकाएं होती हैं और नलिकाएं होती हैं। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ये तीन चीजों से मिलकर के गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है। नेक्स्ट है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी। तो न्यूक्लियोलस की खोज एफ फोंटाना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रक की खोज किसने व कब की थी। देखो, केंद्रिका की खोज एफ फोंटाना ने की थी, और केंद्रक या न्यूक्लियस की जो खोज करी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में ट्रेडेस्केंसिया पादप की कोशिकाओं के अंदर की थी। 1831 में करी, कौन से पादप में करी, ट्रेडेस्केंसिया पादप की कोशिकाओं में करी, और किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उसने काग या कॉर्क की मृत कोशिकाओं से निर्मित प्रकोष्ठों को देखा और उनको सेलुली कहा। बाद में इन्हीं को कोशिका नाम दिया गया। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी, और उन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी किसमें, कॉर्क या काग के अंदर, और उन्होंने इसको नाम दिया था वो दिया था सेलुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा। तो जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है एंटोन वान ल्यूवेनहेक को दिया जाता है। इन्होंने 1674 में सजीव कोशिकाओं जैसे जीवाणुओं, प्रोटोजोआ तथा शुक्राणुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा और इनको एनिमल क्यूल नाम दिया। तो ल्यूवेनहॉक ने जो इनको नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूल कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी। तो कोशिका सिद्धांत 1838-39 में मैथिया स्लाइडेन और थियोडोर स्वान के द्वारा दिया गया था। तो सेल थ्योरी जो दी गई थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह कथन किसका है। होमिनिस सेलुला ई सेलुला, ये जो कथन दिया था ये 1855 में रूडोल्फ विर्चोव के द्वारा दिया गया था कि नवीन कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। देखिए एक कथन और आता है, कौन सा आता है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ये है नवीन कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, ये कथन रूडोल्फ विर्चोव का है। और एक कथन और आता है जो पूछा जाता है कि नई कोशिकाएं हैं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। तो ये कथन जो था वो कार्ल नेगेली का था। ठीक है, डिफरेंट है ना, अलग है ये। तो कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं, ये कार्ल नगेली के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल, एक नाम तो ये है। दूसरा है कोशिका का मध्यवर्ती, मिडिल मैन ऑफ सेल, या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है। तो तीन नाम है ये। तो ये गोल्जी कॉय को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है परऑक्सीसोम की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है। तो परऑक्सीसोम की जो खोज की थी वो डीडुए और टॉलबर्ट के द्वारा की गई थी। परऑक्सीसोम की खोज
डी डुवे और टॉलबर्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का कारखाना या राइबोसोमल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है जिसमें राइबोसोम बनते हैं, तो वो क्या है? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस जो है उसको राइबोसोम का कारखाना या राइबोसोमल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। किसको? न्यूक्लियोलस को, केंद्रिका को। केंद्रिका के कार्य बताइए। तो कि न्यूक्लियोलस जो है वो कोशिका के अंदर क्या क्या काम करता है। तो 3 प्रकार के कार्यों को केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। इनमें एक प्रोटीन संश्लेषण का है, दूसरा राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण का है, और तीसरा है केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम है जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल के कार्य बताइए कि सेल वॉल कोशिका के अंदर क्या काम करती है या उसका क्या कार्य होता है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें यह कोशिका को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरा है यह कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है, और तीसरा है यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम हैं जो कोशिका भित्ति के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली या जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो क्या कार्य करती है। तो उसके भी 3 कार्य हैं। यह जीव द्रव्य को सुरक्षात्मक कवच प्रदान करने का काम करती है, पदार्थों का परिवहन इसकी मुख्य विशेषता है जिससे यह कोशिका द्रव्य की सांद्रता को नियंत्रित करती है, और नेक्स्ट है यह विषैले पदार्थों को कोशिका से बाहर स्रावित करती है। तो ये 3 काम हैं जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी से संबंधित हैं। बीएससी की कक्षा में चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, उसमें जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 15 से 20 शब्दों में आंसर लिया जाता है, और क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। कोटा यूनिवर्सिटी है उसमें इस तरीके के 10 प्रश्न आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ज़्यादा प्रश्न होते हैं, एमडीएस यूनिवर्सिटी या मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसके जो पेपर है उसमें भी क्वेश्चनों की संख्या है उसमें अंतर होता है, लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटियों में जो पहला क्वेश्चन होता है वो उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी तरीके की आपके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर डालें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो लगातार मिलता रहे इसके लिए आप चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।